ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक की 108वीं कक्षा प्रारंभ होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण का दूसरा खंड अर्थात पहली पंचिका के पहले अध्याय का दूसरा खंड आज प्रारंभ होता है। यज्ञो वै देवेभ्यः उदक्रामत् तमिष्टभिः प्रैषमैच्छन्य दृष्टिभिः प्रैषम् ऐच्छन् तदिष्टीनाम् इष्टित्वं तम अनुविन्दन्। सामान्य सा इसका अर्थ सबने ये किया है कि देवों के बीच से यज्ञ चला गया और देवों ने इष्टियों के द्वारा उसे खोजने की इच्छा की और इष्टियों से के द्वारा खोजने की इच्छा की, इसलिए उन्हें इष्टि कहते हैं। ये सामान्य अनुवाद है, सब जगह अनुवाद ही किए गए। वास्तव में यहाँ कहना चाहते हैं कि पूर्व में जो सामधेनी ऋचाओं के बाद जो ब्रह्मांड की अवस्था प्रकाशमयी ऊष्मामयी बनती जा रही थी, उसके बाद की एक घटना का वर्णन करते हैं कि देव कणों में से, सूक्ष्म कणों में से यज्ञ की प्रक्रिया अर्थात संगतिकरण की प्रक्रिया चली गई, अर्थात कम हो रही थी, मंद थी अथवा कहीं कहीं बंद हो गई। इस ग्रंथ में सृष्टि प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन नहीं है। संक्षेप में कोई बात कहते हैं और फिर उस बात का विस्तार बहुत आगे तक चलता है, अथवा एक के बाद दूसरा विषय आ जाता है, फिर पीछे कहे हुए विषयों को स्पष्ट करने के लिए या विस्तार देने के लिए और आगे वर्णन होता है। जैसे अगर कोई 9वीं कक्षा का भौतिक विज्ञान पढ़े या रसायन विज्ञान पढ़े तो उसमें परमाणु संरचना आएगी। परमाणु संरचना में तीनों प्रकार के कण होंगे, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, इनका वर्णन होगा। लेकिन जब 11वीं में जाएंगे और बीएससी में जाएंगे, वहाँ भी एटॉमिक मॉडल होगा, स्टैंडर्ड मॉडल होगा और वो बहुत विस्तार से होगा। संक्षेप में एटम की जानकारी 9वीं में दे दी, हो सकता है 8वीं में आ जाती हो, लेकिन जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो वो विस्तार उसी बात का होता जाएगा। इसी प्रकार की शैली इस ब्राह्मण ग्रंथ में भी है। सृष्टि में कहीं भी जब कहीं संयोग की प्रक्रिया, कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया मंद हो जाती है या बंद हो जाती है, तो वे कण फिर अब उस प्रक्रिया को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्रारंभ करते हैं, यह बात भी यहाँ स्पष्ट होती है। तो प्रारंभ में जब विभिन्न सूक्ष्म कणों के मध्य संयोग की प्रक्रिया, कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया मंद हो रही थी या कहीं बंद थी, बंद हो गई थी अथवा कहीं प्रारंभ नहीं हो पाई थी, तो वे कण इष्टियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनसे प्राप्त करते भी हैं। प्रारंभ में मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि पहले
एक यूनिफाइड फोर्स होता है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये पृथक पृथक होते जाते हैं। तो प्रारंभ में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होते उस समय विद्युत उदासीन अवस्था में ही होती है। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वह भी एक प्रकार के विद्युत का ही रूप है, वो अलग प्रकार की विद्युत है जिसका वर्णन यहाँ आगे आएगा। विद्युत फोटोन में भी है, विद्युत न्यूट्रिनो में भी है, विद्युत न्यूट्रॉन भी है, लेकिन ये उदासीन विद्युत है। यहाँ धन है न ऋण है, उदासीन, लेकिन है विद्युत का रूप। जो उदासीन है इसका अर्थ है कि उनमें धन और ऋण दोनों मिश्रित हैं, अथवा धन और ऋण दोनों उनमें से निकलेंगे, बनेंगे, प्रकट होंगे। तो प्रारंभ में जब विद्युत के दो रूप नहीं होते, धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, उस समय संयोग की प्रक्रिया कम होती है। आर्य समाज के एक विख्यात विद्वान हुए पंडित भगवत दत्त जी, रिसर्च स्कॉलर, उनके मत में धनावेशित कण आग्नेय कण होता है, अग्नि प्रधान होता है, और ऋणावेशित कण सोम प्रधान होता है। अर्थात धनावेशित कण में प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है और ऋणावेशित कणों में मरुद रश्मियों की प्रधानता होती है। तो जब कुछ कण प्राण प्रधान हो जाते हैं, अथवा कुछ कण प्राणों की प्रधानता से निर्मित होते हैं और कुछ कण मरुद रश्मियों की प्रधानता से निर्मित होते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि में चार्ज पार्टिकल उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्राण प्रधान का अर्थ ये नहीं है कि उसमें मरुद रश्मियाँ नहीं हैं, उनमें भी हैं, लेकिन प्राण रश्मियों की अपेक्षा कम है। मरुद रश्मि प्रधान कण का तात्पर्य नहीं कि उसमें प्राण रश्मियाँ नहीं है, लेकिन उनमें मरुद रश्मियाँ प्रधानता से हैं, अधिक मात्रा में हैं। तो जब इस प्रकार का विभाजन हो जाता है कणों का, तब संयोग और वियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है अथवा बढ़ जाती है। अगर चल रही हो तो बढ़ जाती है। जब ये नहीं होते तब भी संयोग होता है, तब भी कॉम्बिनेशन होता है, संघनन होता है। लेकिन जब धनावेशित और ऋणावेशित दो विभाग हो जाते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो तेजी से संयोग की प्रक्रिया होने लगती है। इसका अर्थ है कि उस समय ये कण बनने लगते हैं, तेजी से बनने लगते हैं। आगे लिखते हैं, अनुवित्त यज्ञों राधनोति य एवं वेद। यह एवं वेद, इसके विषय में पहले भी बताया था। यह एवं वेद का अर्थ है जब इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब सर्वत्र अनुवित्त यज्ञ, तब यज्ञ प्राप्त हो जाता है। अर्थात संयोग वियोग की प्रक्रिया समृद्ध होती चली जाती है। आगे आता है अगली कंडिका, आहूतयो वै नामयिता यदा हुतयः एताभिर्वै देवान् यजमानो वयति तदाहुतीनां आहूतित्वम्। जो आहुति है वे वास्तव में आहुति ही है, आहुति ही आहुति है, आहुति ही आहुति है। आहुति और आहुति, आहुति बुलावा अर्थात आकर्षण बल, और आहुति देना लेना। इनके द्वारा ही देवकण जो यजमान होकर, यजनशील होकर
एक दूसरे को बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए आहुतियों को आहुति कहा गया है। आहुति पद है वे स्पर्धायाम धातु से है, वे स्पर्धायाम शब्दे च, वह प्रक्रिया जिसमें कोई कण, कोई पदार्थ दूसरे को बुलाता है या बुलाने कर उसको आकर्षित करता है और इसके साथ उससे मंद ध्वनि तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। और आहुति का अर्थ हु दानादनयो हो, हु दानादनयो हो, लेना देना, संयोग और वियोग। तो इनका अर्थ है कि ग्रहण करने और देने की क्रिया, तब प्रारंभ देने की क्रिया और आकर्षण की क्रिया एक ही है। जितना आकर्षण बल अधिक होगा उतना ही लेने और देने की क्रिया प्रबल होगी। लेने की क्रिया तो होगी, देने की क्यों? देने की ऐसे, दो कणों के बीच में बंधन बल कमजोर है, दुर्बल है, और दूसरा कण उसको अधिक आकर्षण बल से खींचता है, तो वो इस बंधन को, बॉन्ड को तोड़ करके दूसरा बॉन्ड बना लेगा। वर्तमान विज्ञान में अगर ये विचार है कि कोई भी दो कण आपस में संयोग क्यों करते हैं, तो इस बात का कोई उत्तर नहीं है। जैसे ये दो पेन हैं, ये धनावेश है, आग्नेय कण है, ये ऋणावेश है। जैसे ये पास में आए, दूर होते हैं तब भी इनमें आकर्षण होता है। इनका रेंज अनंत है, इनफाइनाइट, और ग्रेविटेशनल फोर्स का इसका भी इनफाइनाइट है। दूर होते हैं तो इतना बल नहीं लगता कि वो आ सके पास में, लेकिन पास में होते तो बल बढ़ जाता है। तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, अथवा ये आग्नेय कण है, ये सौम्य कण है। ये पास में आए तो ये एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं? तो विज्ञान क्या कहता है, ये पास में आने से इसके बीच में जो है, जो स्पेस है, उसमें एक प्रकार की एनर्जी भरी हुई है। उस एनर्जी का नाम देते हैं वैक्यूम एनर्जी। वैक्यूम एनर्जी संपूर्ण आकाश में भरी हुई है। जब ये दोनों पास में आते हैं तो वैक्यूम एनर्जी में, इस क्षेत्र में, दोनों के बीच में फोटोन उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं? वो वैक्यूम एनर्जी से बनते हैं। वैक्यूम एनर्जी का कुछ भाग संघनित होकर के एक कण फोटोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो फोटोन कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे करके ये दोनों आपस में मिलते चले जाते हैं। इन फोटोन को वो कहते हैं वर्चुअल फोटोन, वर्चुअल, काल्पनिक। अगर वर्चुअल हैं तो फोर्स भी वर्चुअल होगा। वर्चुअल शुगर से एक्चुअल मिठास नहीं मिल सकती। अगर मिठास वास्तव में है तो वास्तव में शुगर भी है। यदि मिठास काल्पनिक है तो शुगर भी काल्पनिक है, और शुगर काल्पनिक है तो मिठास भी काल्पनिक है। अगर शुगर एक्चुअल है तो मिठास भी एक्चुअल है, और मिठास है, अगर शुगर काल्पनिक है तो मिठास काल्पनिक है। फोर्स एक्चुअल है। फोर्स एक्चुअल नहीं होता तो सृष्टि बनती ही नहीं। सारी सृष्टि में पदार्थ के बहुत सारे गुणों में से केवल एक गुण हटा दें, फोर्स, तो संपूर्ण ब्रह्मांड क्षण भर में बिखर के नष्ट हो जाएगा। नष्ट का अर्थ अपने कारण रूप पदार्थ में समाहित मिल जाएगा, लीन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसके बीच में
इसके जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में से अगर फोर्स समाप्त हो जाए, या एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या क्वार्क के बीच में, या स्ट्रिंग के बीच में, किसी के भी अगर ये फोर्स समाप्त हो जाए तो ये घड़ी घड़ी नहीं रहेगी। घड़ी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी नहीं बदलेगी, उनसे भी सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म होता है उसमें बदल जाएगी, और ऐसे पदार्थ में बदल जाएगी जिसको कोई भी टेक्नोलॉजी उसे पकड़ नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी, अनुभव नहीं कर पाएगी, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो फोर्स ही है जो इस ब्रह्मांड को बनाता है, फोर्स ही है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, फोर्स ही है जिसके कमजोर पड़ने से ब्रह्मांड कमजोर होता 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 बिखर जाता है। अगर फोर्स नहीं होता तो मेरा आपका शरीर नहीं होता, फोर्स नहीं होता तो कोई वनस्पति नहीं होती, फोर्स नहीं होता तो कोई लोक नहीं होता, फोर्स नहीं होता तो कोई पार्टिकल नहीं होता, फोर्स नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होती। सब कुछ बल गुण के कारण है। तो जब संसार वास्तविक है, संसार काल्पनिक नहीं है, संसार स्वप्न नहीं है, तब बल भी वास्तविक है। बल नामक गुण की वास्तविक सत्ता है। अगर पदार्थ वास्तविक है तो उसके गुण भी वास्तविक है। पदार्थ काल्पनिक है तो गुण काल्पनिक है, और पदार्थ काल्पनिक है, अगर कोई कहता पदार्थ काल्पनिक है तो मैं भी काल्पनिक हूँ, आप भी काल्पनिक हैं, वक्ता भी काल्पनिक है, श्रोता भी काल्पनिक है, पुस्तक भी काल्पनिक है, ये मेज भी काल्पनिक है, पर ऐसा है नहीं। इसलिए बल वास्तविक है तो मीडिएटर फोटॉन्स हैं, वे भी वास्तविक है, उनकी वास्तविक सत्ता है। काल्पनिक क्यों कह लिया? उनकी आयु बहुत कम होती है, इसलिए उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, पृथक नहीं कर सकते, इसलिए उनको काल्पनिक कह दिया। वस्तुतः काल्पनिक नहीं हो सकता। किसी की आयु कम हो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो काल्पनिक है। कीट पतंगों की आयु हमारे लिए बहुत कम होती है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो काल्पनिक है। कुछ ऐसे जीव भी हो सकते हैं कि सेकंडों में ही उनकी आयु हो, इसका अर्थ ये भी नहीं काल्पनिक है, वास्तविक है, स्थायी नहीं है। स्थायी और वास्तविक अंतर है। हर स्थायी वस्तु वास्तविक है, लेकिन हर वास्तविक वस्तु स्थायी नहीं है। आवश्यक नहीं वो स्थायी हो। तो जो वर्चुअल फोटोन बनते हैं वो वर्चुअल नहीं है, एक्चुअल फोटोन है। तो अब इन दो के बीच में एक्चुअल फोटोन प्रकट हो गए। जब यह प्रश्न उठता है कि दो ये कण, विपरीत कण पास में आए तो इसके बीच में जो वैक्यूम एनर्जी भरी हुई है उसमें क्या प्रतिक्रिया हुई, क्यों पैदा हुए, इनमें से क्या निकला। ये दूर है तब तो कहीं नहीं प्रकट हो रहे, तब भी वैक्यूम एनर्जी है। पास में तब भी वैक्यूम एनर्जी है। अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि ये दोनों पास में आ गए। पास में आने से वैक्यूम एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड बी फाइनमैन लिखते हैं लेक्चर ऑन फिजिक्स में, पेज नंबर 17, वॉल्यूम 1, The existence of the positive charge in some sense distorts or creates a condition in space so that when we put the negative charge in, it feels a force. This potentiality of producing is a force is called an electric field. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ऐसी कंडीशन बनाता है स्पेस में। स्पेस में वैक्यूम एनर्जी है और ये वैक्यूम एनर्जी में एक कंडीशन बनाता है, ऐसी कंडीशन बनाता है जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
इंटरैक्शन अनुभव करता है, ऐसी कंडीशन बनाता है कि स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है और यह मुड़ने लगता है। जब ये मुड़ने लगेगा, डिस्टॉर्ट होने लगेगा, तो ये भी इसके अंदर खिंच जाएगा। जैसे यदि ये दरी पर रखे हों और एक दरी से ये दरी पे हाथ रख दें और ये हाथ उस दरी को खींचने लगे धीरे 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 धीरे, तो ये हाथ भी दरी के साथ इधर आता जाएगा। ये फाइनमैन ने ये लिखा, लेकिन डिस्टॉर्ट कैसे करता है, इसने डिस्टॉर्ट कैसे किया स्पेस को, ये फाइनमैन नहीं बता पाए। वैसे फाइनमैन बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। जहाँ विज्ञान की न्यूनता है, जहाँ उसकी सीमा समाप्त हो रही है, वहाँ वो बता देते कि ये लिमिटेशन है, इसके आगे हम अंधेरे में हैं, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। एक सच्चा वैज्ञानिक को ऐसा ही होना चाहिए। तो आधुनिक साइंस ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब पास में आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है। उस डिस्टॉर्शन से नेगेटिव चार्ज जो स्पेस में रखा हुआ है वो खिंचने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पॉजिटिव चार्ज ने कैसे स्पेस को डिस्टॉर्ट किया, कैसे करता है, और नेगेटिव चार्ज स्पेस से कैसे बंधा हुआ रहता है। ये बात वर्तमान विज्ञान में नहीं है, संसार में कहीं भी नहीं है, ये हमारे वैदिक विज्ञान में है। और ये बल, जिसको आधुनिक भाषा में कहेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी, इसका प्रारंभ इस कंडिका से होता है और 40वें अध्याय तक फोर्स आता है, वहाँ जाके स्पष्ट होगा पूरा। इसलिए अभी जितना स्पष्ट होगा उतना ही हम यहाँ बताएंगे। वेद में लिखा है सोमः अंतरिक्षम दाधार, ऋग्वेद 6:47-4। सोम अर्थात ऋणात्मक, ऋणावेशित कण अंतरिक्ष को धारण करता है, अर्थात उसे पकड़े रहता है। मैंने इसको धारण किया, अर्थात मैंने इसे पकड़ लिया। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा अंतरिक्षम आग्निध्रम, तैत्तिरीय ब्राह्मण 2:1-5-1, शतपथ ब्राह्मण 9:2-3-15 में लिखा अंतरिक्षम व आग्निध्रम, आकाश अग्नि को धारण करता है। अंतर क्या है? सोम आकाश को धारण करता है और आकाश अग्नि को धारण करता है। अर्थात ऋणात्मक कण आकाश को पकड़े रहता है और धनात्मक कण आकाश को पकड़े, धनात्मक कण को आकाश धारण किए रहता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कण आते हैं तो पॉजिटिव में प्राण रश्मियाँ अधिक हैं, प्रधानता से हैं, और मरुद रश्मियाँ कम हैं। और नेगेटिव में मरुद रश्मियाँ अधिक हैं, प्राण रश्मियाँ कम हैं। तो जब ये दोनों पास में आएंगे तो यहाँ इसकी व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या आगे होगी कि क्यों धनावेश में से प्राण रश्मियाँ उत्सर्जित होने लगती हैं और ऋणावेश में से मरुद रश्मियाँ उत्सर्जित होने लगती हैं। जिसमें जो अधिक हैं वो निकलने लगती हैं। जिस प्रकार से ऊष्मा उच्च से निम्न की ओर जाती है, उसी प्रकार से सभी पदार्थ जिसमें प्राण अधिक हैं उसमें से प्राण उत्सर्जित होंगे, मरुद जिसमें अधिक है वो मरुद, दोनों उत्सर्जित होके बीच में मिलेंगे। और बीच में मिल करके वे दोनों
संघनित होंगे। संघनित होंगे उस समय वैक्यूम एनर्जी में से कई प्रकार की अन्य छंद रश्मियाँ, गायत्री आदि, भूर्भुवस्व आदि ये उत्पन्न होने लग जाएंगी और वो प्राण और मरुद और कुछ स्पेस से मिलकर के रश्मियाँ कंडेंस होकर के फोटोन बन जाएंगे, जिसको ये लोग वर्चुअल फोटोन कहते हैं। फिर उनका विनिमय एक्सचेंज एक दूसरे में होंगे। तो इस कंडिका में इतना ही कि आहुति, वे दोनों कण एक दूसरे को आहुति बुलाते हैं और बुलाने से आहुति हो जाती है। बुलाने से क्या होता है, वो वैक्यूम एनर्जी में जो बन गए फोटोन, उनकी आहुति देने लगते हैं एक दूसरे में। कभी इधर से जाता है, कभी इधर से जाता है, दोनों एक दूसरे में आहुति दे रहे हैं और दोनों आहुति देते देते उनकी धीरे धीरे और स्पेस को खींचते जाते हैं। पूरी प्रक्रिया अभी नहीं समझ में आएगी क्योंकि अभी इसका प्रारंभ है। कई चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। तो फोर्स की व्याख्या जितनी वैदिक फिजिक्स में है उतनी संसार में कहीं भी नहीं है। और वैदिक फिजिक्स में जो व्याख्या ये वेद विज्ञान आलोक में है उतनी संसार में कहीं नहीं। सारी क्वांटम फील्ड थ्योरी को पढ़ जाइए, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी ये उत्तर नहीं दे पाएगी कि फोर्स पहले या फील्ड। जो वर्चुअल फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल हैं, लेकिन फील्ड बना कैसे, इनमें से क्या निकला था, वो कैसे कंडेंस हुआ, ये जानकारी नहीं। इनमें से निकलने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सा था, और जो फोटोन है जो एक्सचेंज हो रहा है उनको नेगेटिव क्यों आकर्षित कर रहा है, पॉजिटिव भी क्यों आकर्षित कर रहा है, जबकि वो तो न्यूट्रल है। इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसे तो वही रहना चाहिए, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कोई चार्ज माने, अगर पॉजिटिव फोटोन में चार्ज होता ही नहीं है, अगर किसी प्रकार का चार्ज हो तो एक तरफ ही जाएगा वो, लेकिन दोनों की भी एक्सचेंज क्यों हो रहा है, इसके लिए आगे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत आएगा इसमें, धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ इतना ही सार कि जब दो धनावेशित और ऋणावेशित कण आते हैं तो धनावेश में से प्राण रश्मियाँ उत्सर्जित होने लग जाती हैं, ऋणावेश में से मरुद रश्मियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। वे दोनों ही प्रकार की रश्मियाँ स्पेस के अंदर विद्यमान अन्य रश्मियों के साथ मिलकर कंडेंस होकर के मध्यस्थ कण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं और फील्ड के कारण फिर वो मध्यस्थ कण एक्सचेंज होने लगता है और दोनों कण पास में आने लगते हैं। और यदि दोनों प्लस प्लस हों तो आकर्षित नहीं करते, दोनों में से प्राण प्राण निकलेंगे और वापस लौट जाएंगे, क्योंकि प्राण पुरुष का काम करते हैं प्राण रश्मियाँ और मर्द स्त्री का काम करती हैं। लेकिन दोनों पुरुष पुरुष होंगे तो लौट जाएंगे, दोनों स्त्री रूप होंगे तो भी लौट जाएंगे, इसलिए उनमें प्रतिकर्षण होता है। और बाकी व्याख्या बाद में समझ में आएगी। आज इतना ही। ओम शम।